नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कोरोना काल में पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त जारी। 2-2 हजार रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया साल की दूसरी किस्त का ऐलान। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, लेकिन 14 करोड़ हो गए बेरोजगार। रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने के राजनाथ के ऐलान पर बोले चिदम्बरम, ये बस शब्दजाल। रक्षा मंत्री के बड़े ऐलान का वादा उम्मीद के विपरीत। दिल्ली के जंतर मंतर पर मजदूर संगठनों का प्रदर्शन। लॉकडाउन से मजदूरों की खस्ता हालत। निजीकरण और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ इंटक, सीटू समेत कई संगठनों का हल्ला बोल। और राम के बाद अब बुद्ध पर विवाद। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर नेपाल ने जताई आपत्ति। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, नेपाल में जन्मे बुद्ध साझा विरासत के हिस्सा। युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ वीडियो संदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है कि देश के युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार। आप भी अपनी आवाज युवा कांग्रेस के हैशटैग रोजगार दो के साथ जोड़कर सरकार को नींद से जगाइए। ये देश के भविष्य का सवाल है। ट्वीट के साथ वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि ये क्यों हुआ, गलत नीतियों के कारण हुआ। नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन, इन तीनों तत्वों ने हिंदुस्तान के ढांचे को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। अब सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान अब अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है, इसलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में, हर सड़क पर उठाएगी। यूथ कांग्रेस पूरे दम से बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने जा रही है। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की कि आप भी रोजगार दो मुहिम से जुड़ें और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश के युवाओं को रोजगार दिलाएं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलवाएंगे हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन, इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर रही है और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में, सड़कों पे उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। रोजगार दो प्रोग्राम से आप सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश की युवाओं को रोजगार दिलवाइए। अंत में मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं। आपका स्थापना दिवस है, लगे रहिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए लड़िए। उधर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार में लोगों का रोजगार छीना है। सिंघवी ने कहा कि कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों ने रोजगार गंवाया है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। साथ ही सिंघवी ने कहा कि मोदी सरकार में पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब हुए हैं। सिंघवी ने यह भी कहा कि चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। बातचीत के बावजूद लद्दाख के देपसांग इलाके में 17,000 चीनी सैनिक मौजूद हैं। सिंघवी ने यह भी कहा कि हमारे सबसे करीबी पड़ोसी रहे नेपाल से भी भारत के रिश्ते बिगड़े हैं। पूरा देखा जाए तो कहते हैं, अभी आंकड़े वेरी करते हैं, मैं आपको न्यूनतम आंकड़े दे रहा हूं जो सबसे कम सरकार के हक में है। 12 करोड़ लोगों ने अपनी रोजगार गंवाई है। वैसे कहते हैं लोग कि 15 करोड़ का फिगर है। और एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन रोचक आंकड़ा है जो आर्थिक पत्रिकाओं में अभी छपा भी है कि ये रोजगार की बात नहीं है, लेकिन जो लोग गरीबी की तरफ फिसल रहे हैं उसमें लिखा गया है स्लाइडिंग इनटू पॉवर्टी। और आपको याद है कि
यूपीए 1 और 2 ने कितने लोगों को बीपीएल से उठाया था, और यहां जो सरक रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं गरीबी में, उनका आंकड़ा दिया गया है 40 करोड़। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा से जुड़े 101 उपकरण भारत में ही बनेंगे। रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उत्पादों पर इंपोर्ट एम्बार्गो यानी विदेशों से खरीदने पर रोक लगाने का फैसला किया है। स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। जिन 100 उपकरणों की विदेशों से खरीद पर रोक लगाने का फैसला किया गया है, उनमें आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH, रडार जैसे उपकरण शामिल हैं। जिन सामान के आयात पर बैन लगाने का फैसला किया गया है, उनमें बख्तरबंद लड़ाकू वाहन यानी AFV भी शामिल हैं। इन सभी उपकरणों को अब देश में ही बनाया जाएगा। साल 2020-21 के बजट में डिफेंस के लिए अलग से 52,000 करोड़ का फंड भी जारी किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 स्तंभ बताए थे। इनमें इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड के साथ स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया गया था। डिफेंस सेक्टर को भी उसी तर्ज पर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आज ही मैंने भी घोषणा की है कि भारत में 101 रक्षा ऐसी सामग्रियां होंगी जिनके आयात पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब बड़े बड़े हथियार और अन्य रक्षा सामग्री भारत में ही बनेंगे, उनका निर्माण भारत में होगा। अब उन्हें दुनिया के दूसरे देशों से अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, मौजूदा वित्त वर्ष में ही जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट का जो बजट था, उसको भी 2 भागों में सीधा सीधा बांट दिया गया है। यानी अब यह अलग से रक्षा मंत्रालय में तय कर दिया गया है कि हम कितने मूल्य के रक्षा उपकरण केवल देसी कंपनियों से खरीदेंगे। और इसके अंतर्गत इस साल हम 52,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद भारत में निर्माण कर रही कंपनियों से ही खरीदेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगाने की घोषणा पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की जो घोषणा की है, वो केवल शब्दजाल है, क्योंकि उनका एकमात्र आयातक रक्षा मंत्रालय है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट में कहा कि रक्षा मंत्री ने रविवार सुबह धमाका करने का वादा किया था, लेकिन उनकी घोषणा उम्मीद के विपरीत रही। रक्षा उपकरणों का एकमात्र आयातक रक्षा मंत्रालय है। आयात पर कोई भी प्रतिबंध वास्तव में स्वयं पर प्रतिबंध है। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्री ने रविवार को अपनी ऐतिहासिक घोषणा में जो कहा, उसके लिए उनके सचिवों को केवल मंत्री के कार्यालय आदेश की आवश्यकता थी। उन्होंने ये भी कहा कि आयात पर प्रतिबंध केवल शब्दजाल है। इसका अर्थ ये है कि हम 2 से 4 साल में उन्हीं उपकरणों को बनाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद आयात बंद करेंगे। उधर कोरोना महामारी के बीच पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल की दूसरी किस्त जारी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक की ये 6ठी किस्त जारी की गई है। वहीं बलराम जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए विशेष पैकेज का भी ऐलान किया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया गया है। इससे गांव-गांव में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के नए मौके तैयार होंगे। झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोरोना के बाद किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त जारी की गई है। इसे लोकसभा चुनाव से पहले 24 फरवरी 2019 को किसानों को लुभाने के लिए लागू किया गया था। सरकार इस स्कीम के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए 3 किस्त में देती है।
इस तरह हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपए दिए जाते हैं। रविवार को जारी किस्त को मिला दें तो अब तक किसानों को 6 किस्त मिल चुकी है। योजना के नियमों के मुताबिक पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। वहीं एक दिन में सभी किसानों के खातों में किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है। हम आपको ये भी बता दें कि किसान योजना की पहली किस्त फरवरी 2019 में जारी की गई थी। 2019 के अप्रैल में दूसरी किस्त और तीसरी किस्त अगस्त में जारी की गई थी। इसी तरह इस साल जनवरी में चौथी किस्त और 1 अप्रैल को 5वीं किस्त जारी की गई थी। इसके बाद 9 अगस्त को छठी किस्त को पीएम मोदी ने जारी किया है। उधर केंद्र सरकार की नीतियों से किसान बेहद खफा हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने भी आवाज बुलंद की। मजदूर किसानों के इस आंदोलन को प्रदेश की 5 वामपंथी पार्टियों ने भी समर्थन दिया। किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेता सरदार वीएम सिंह का कहना है कि सरकार की नीयत काम करने की नहीं है, सिर्फ हर चीजों का निजीकरण करने की है। कॉर्पोरेट भगाओ किसानी बचाओ एक ही नारा है हमारा, क्योंकि ये कॉर्पोरेट आज अध्यादेश तो लेके आए हैं, कॉर्पोरेट को बढ़ावा दे रहे हैं। अध्यादेश को खत्म करें। यही जंतर मंतर से हम लोगों ने कॉर्पोरेट के खिलाफ, कॉर्पोरेट के लिए जो इनके अध्यादेश आए थे, पहले आपको याद होगा लैंड एक्विजिशन के, यहाँ पर अलग अलग आके हमने किया था और मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। आज 250 संगठन इकट्ठे हैं। हमें देखना है कि हम में कितनी ताकत है और हम क्या मांग रहे हैं। हम देश को खिलाते हैं, हम केवल इज्जत मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। आप ये देखिए कि सरकार ये कही थी, इसके प्रधानमंत्री का वादा क्या था, देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन देश की संपदा को जिस तरह से बेचा जा रहा है, क्या उनको इसका हक है? क्या देश के वासियों से उन्होंने पूछा कि निजीकरण किया नहीं जाना चाहिए? जिस तरह से संपदा को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जा रहा है, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। देश के जो भविष्य है, मजदूरों का भविष्य है, उसको दांव पे लगा दिया गया बिल्कुल। उधर केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के भिवानी जिले की तोशाम तहसील में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसान केंद्र सरकार से तीनों अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों के साथ ऐतिहासिक धोखा हो रहा है। पिछले 15-20 साल से किसानों के खिलाफ करने की जो कोशिश हो रही थी, जो सरकारों की हिम्मत नहीं होती थी, वो अब कोरोना का बहाना लेके वो कानून लाए गए हैं जो कि घोर किसान विरोधी हैं। ये कानून कंपनी राज स्थापित कर देंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। लॉकडाउन के चलते और ये कोविड-19 महामारी से जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है, उसके चलते आपका जो डिसबर्समेंट है इस साल कितना गिर गया है, उस पर क्या इम्पैक्ट आया है? कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल का डिसबर्समेंट कम हुआ है, ऑलमोस्ट आधा हुआ है। ये सफ़र में अभी तक हमने 1,54,000 करोड़ के करीब लोन दे चुके हैं। युवाओं को हम काफ़ी फोकस देते हैं, उसमें एक हमारा स्पेशल स्कीम है वुमेन कोऑपरेटिव्स के लिए। हमने कोऑपरेटिव स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए युवा सहकार बोल के एक स्कीम लॉन्च किया है। देखिए हिंद किसान डायलॉग एनसीडीसी के एमडी संदीप कुमार नायक के साथ रविवार सुबह 9 बजे, दोपहर 12:30 बजे और रात 8:30 बजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस चैनल पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. चीन के इशारे पर सीमा क्षेत्रों में तनाव पैदा कर रहे नेपाल ने अब भारतीय देवी देवताओं और महापुरुषों पर विवाद पैदा करना शुरू कर दिया है। नेपाल ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के भगवान गौतम बुद्ध को भारतीय कहे जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्हें नेपाली बताया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों से ये साबित हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी सधे अंदाज में नेपाल को करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि CII के कार्यक्रम में शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी ने हमारी साझा बौद्ध विरासत को संदर्भित किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध दो ऐसे भारतीय महापुरुष हैं जिन्हें दुनिया याद रखती है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों से यह साबित हो चुका है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी बुद्ध की जन्मस्थली है, जिसे यूनेस्को ने भी विश्व विरासत घोषित किया हुआ है। यही नहीं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग के प्रमुख माधव कुमार नेपाल ने जयशंकर के बयान पर आपत्ति जाहिर की थी। यही नहीं, नेपाल कांग्रेस के प्रवक्ता बिस्वा प्रकाश शर्मा ने भी जयशंकर के दावे का विरोध किया था। उधर राजस्थान में बहुमत परीक्षण से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा सरकारें गिराने की कोशिशें की है। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी जीत होगी। साथ ही गहलोत ने यह भी कहा कि खुद राजस्थान बीजेपी में फूट पड़ गई है। बीजेपी अपने विधायकों को शिफ्ट करने में लगी है। प्रधानमंत्री जी बात करी खुद ने। अमित शाह जी का मालूम है कि उसका रवैया क्या रहता है, टारगेट गिराने के सरकार का। धर्मेंद्र प्रधान जी हो, पीयूष गोयल जी हो, और भी कई नेता हैं, बार बार क्या नाम लें उनका, तमाम मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश का दुर्भाग्य कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनमें इतनी बड़ी फूट पड़ गई दिखती है मुझे। कैलाश मेघवाल जी ने पहले स्टेटमेंट दी था, अच्छी नहीं है। राजस्थान में ऐसी परंपरा कभी रही नहीं है। और सबको मालूम है कि मैं बार बार कहता हूँ कि 2-3 बार पहले अटेम्प्ट हुए थे प्रेसिडेंट शेखावत साहब के वक्त में, तब मैंने विरोध किया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की हैसियत से। केंद्रीय मंत्री था मैं, चाहे नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर, तब भी विरोध किया। बलिराम भगत जी थे राजस्थान के अंदर राज्यपाल, मैं उनसे आगे मिला। सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट समेत कांग्रेस के बागी विधायकों पर भी निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि पार्टी छोड़कर गए लोगों के खिलाफ राजस्थान की जनता और हर घर में गुस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विधायक हमें छोड़कर गए हैं वो जल्द वापस आएंगे। विजय हमारी होगी, विजय सत्य की होगी, विजय प्रदेशवासियों की होगी, विजय तमाम उन विधायकों की होगी जो चाहते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में है, कि सरकार अस्थिर नहीं होनी चाहिए। आपने विधायकों अंतरात्मा क्या कहती है, मैं उनका आह्वान किया है। मैंने कहा है विधायकों को, तमाम विधायकों को मैंने पत्र लिखा है जी। आपका परिवार क्या कहता है, आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है, आपके क्षेत्रवासी जो आपके मतदाता है वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज़ सुनो, फिर फैसला करो। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों को चिट्ठी लिखकर एकजुट रहने की अपील की। चिट्ठी में गहलोत ने कहा कि विपक्ष के नेता और हमारे कुछ साथी मिलकर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने कांग्रेस विधायकों से लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता की आवाज सुनने की अपील भी की।
14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पायलट कैंप के विधायक शामिल होंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं हुआ है। पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने विधायकों का वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त को सचिन पायलट पहले विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद ही विधायकों के जयपुर आने के बारे में कोई फैसला होगा। सोलंकी ने यह भी कहा कि गहलोत और पायलट के अलावा किसी तीसरे नेता को सीएम बनाने जैसी बातें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम खुद अपने पैसों से होटल में ठहरे हैं, बीजेपी हमारी मेजबानी नहीं कर रही है। 12 तारीख के आसपास पायलट साहब सभी हम विधायकों की बैठक लेंगे, सबसे चर्चा करेंगे, सबसे रायशुमारी करेंगे और उसी के बाद जो वो निर्णय करेंगे हम उनके निर्णय के सब लोग साथ हैं। सभी विधायकों ने अपने अपने खुद के खर्चे के ऊपर सब लोग अपना कंट्रीब्यूट करके सब लोग कर रहे हैं। कोई भी नाम ये तय नहीं हो रहा है कि पायलट भी नहीं तो गहलोत भी नहीं तो तीसरा कोई आदमी है। ऐसा कोई विकल्प किसी ने नहीं दिया है, न किसी ने पूछा है, न कोई बातचीत हुई है। उधर जयपुर के होटल क्राउन प्लाजा में भाजपा विधायकोों की बैठक होगी, जिसमें वे अपनी एकजुटता दिखाएंगे। 11 अगस्त को शाम 4 बजे होटल क्राउन प्लाजा में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद होटल क्राउन प्लाजा में ही सभी विधायक रुकेंगे। वहीं आरएलपी के विधायकों को भी बीजेपी विधायक दल की बैठक में आमंत्रित किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद पर करारा वार किया है। दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर लिखा कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने धर्म के नाम पर गरीब हिंदू, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासियों का राजनीतिक शोषण किया है। धर्म आस्था का प्रश्न है, उसे राजनीति में दुरुपयोग करना अधर्म है। गरीब के लिए रोजी रोटी रोजगार के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a world class यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। रायपुर में किसानों ने केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों को लेकर विरोध जताया और देश बिकाऊ नहीं है के नारे लगाए गए। किसानों ने किसान बचाओ और कर्ज नहीं, कैश दो के नारे भी लगाए। किसानों के साथ इस विरोध प्रदर्शन में 25 किसान संगठन भी थे और वाम दलों का भी इस आंदोलन को समर्थन था। बिलासपुर में भी किसानों ने केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ आवाज बुलंद की। वहीं रेलवे में निजीकरण के खिलाफ भी बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रेलवे के निजीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर पहले से ही रेलवे कर्मचारियों में केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी है। कोरोना वायरस ने पूरे देश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी है। हर कोई इस जानलेवा वायरस से प्रभावित हुआ है। कोरोना काल में मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों की माली हालत भी खस्ता हो चुकी है। 19 अगस्त को होने वाले पोला पर्व के लिए बनाए गए चंद खिलौनों की बिक्री का डर अब कारीगरों को सताने लगा है।
कारीगरों को डर है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना हो जाए और उनकी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। हम लोग को बहुत परेशानी है क्योंकि जो लॉकडाउन के चलते हम लोग का मतलब जो सामान जो बनना था पूरा बन नहीं पा रहा। जो 1000-2000 बनाते थे इस समय कम से कम एकदम ही गिरी हालत में 300-400 बन पा रहा, क्योंकि सामान हमको मिल नहीं पा रहा, ना रंग मिल पा रहा, ना मिट्टी मिल पा रहा है। इनके चलते हमको बहुत दिक्कत जा रही है और ये लॉकडाउन के चलते हमारा सामान बिकेगा नहीं बिकेगा ये भी हमको चिंता है, इसलिए कुम्हारों की स्थिति बहुत खराब चल रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें एक नक्सली पर 2 लाख का इनाम था। वहीं 4 नक्सली ऐसे थे जिन पर 1-1 लाख का इनाम रखा गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ में लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नक्सलियों को हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया उन्हें हिंसा नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई है। सभी अति संवेदनशील नक्सली क्षेत्र से आके खुद सरेंडर किए हैं। लोन वर्राटू कैंपेन जो कि जून महीने से चलाया जा रहा है, जो कि 2.5 महीने हुए हैं करीब, इसमें आज के दिन में 83 नक्सली सरेंडर किए हैं, जिसमें कि 20 इनामी नक्सली हैं। जिस तरह से ग्रामीणों का भरोसा पुलिस की तरफ बढ़ रहा है, लगातार हमारे पास सूचना आ रही, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आ रहा है, टेक्निकल इंटेलिजेंस भी आ रहा है कि बड़े इनामी नक्सली संगठन छोड़ के भाग रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में और भी बड़े इनामी नक्सली मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। मेघवाल ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने शनिवार को लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण आने पर मैंने टेस्ट करवाया और पहली जांच नेगेटिव आने के बाद आज दूसरी जांच पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन चिकित्सीय सलाह पर एम्स में भर्ती हूँ। मेरा निवेदन है कि जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको यहाँ पर बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री मेघवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें वे भाभी जी नाम के एक पापड़ ब्रांड का प्रचार करते हुए दावा कर रहे थे कि इसको खाने से कोरोना से बचाव होगा। इसके बाद मेघवाल को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। उधर राजस्थान में विश्व आदिवासी दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतापगढ़ में आदिवासी समुदाय के लोगों ने गेर नृत्य पेश किया। मीणा समुदाय के लोगों ने तलवार और लाठियों के साथ नृत्य दिखाया। गेर मीणा समुदाय का पारंपरिक नृत्य है, जिसमें स्त्री और पुरुष गोल घेरा बनाकर ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। इस दौरान स्त्री पुरुषों के हाथ में लाठियां भी होती हैं। मीणा समुदाय ने अपने इस पुरानी नृत्य कला को संजोकर रखा है। उधर कटिहार के मनिहारी में गंगा नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। इस बीच यहां से एक तस्वीर ऐसी सामने आई है जो सरकार और प्रशासन के लोगों को सुविधा देने के दावों की पोल खोलती है। एक छोटा सा बच्चा उफनती गंगा की लहरों को चीरते हुए अपने परिवार को उस पार से इस पार लेकर आता दिखाई देता है। इस दौरान उसकी नाव कई बार किनारे में आकर जल कुंभी में फंस भी जाती है, लेकिन अंत में छोटा बच्चा सुरक्षित अपने मां और छोटे भाई बहनों को किनारे तक पहुंचा देता है। आपको बता दें कि अब तक मनिहारी अनुमंडल के कटकोश दियारा इलाके में कोई प्रशासनिक सुविधा नहीं है। प्रशासन की तरफ से नाव उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से खुद जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे गंगा नदी को पार कर रहे हैं। नाव का भी व्यवस्था नहीं है और करीब 100-200 घर में पानी भी घुस गया है। कोई सरकारी राहत कार्य नहीं चल रहा है। लोग निजी स्तर से इस तरह का जान जोखिम में डाल, छोटा बच्चा नाव चला, कितना ये है। बहुत दुख का बात है कि बहुत छोटा बच्चा नाव लेकर अपने घर से आर पार हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।